Hello and welcome to Udbhav IAS. This is Jatin Rawat presenting you the very first lecture of Indian polity for UPSC, civil services and other competitive exams. Let's begin with the lecture. कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये वीडियो लेक्चर और पीपीटी हमने रिवीजन करने में आसानी रहे इसको ध्यान में रख के डिज़ाइन किया है। मतलब ये कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो भी आपको ये अच्छे से समझ आएगा, और अगर आपका ऑलरेडी हो चुका है तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प रहेगी इसकी। ठीक है, तो शुरू करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स लुक आउट एट द इंडेक्स। सबसे पहले रहेगा इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, फिर 73, 84, 93, 13, 33, 53। आप लोग सोच रहे होंगे कि तारीख पे तारीख ये सब है क्या, लेकिन हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों में डेवलप हुआ है, इन सभी चीज़ों का इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज हमें देखने मिलता है। आज के इस लेक्चर में हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 से शुरू करेंगे और 53 तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 54 के बाद के जितने भी एक्ट्स है वो कवर करेंगे। हमने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि सेशन को बोरिंग ना बनाया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग रखने के लिए थोड़े बहुत हमने मीम टेम्पलेट्स ऐड किए हैं, जिस आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सीक्वेंस क्या रहता है, GS2 पॉलिटी, फिर गवर्नेंस हमें पढ़नी होती है, क्योंकि पॉलिटी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसी का काफी सारा हिस्सा ओवरलैप हमें होता हुआ दिखता है गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, और पॉलिटी का जो एक और बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है वो होता है अगर आपका ऑप्शनल PSIR है, लेकिन ये फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को फोकस करते हुए पॉलिटी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप सेशन देख ही रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पूरा सेशन एक बार देखें। कोई डाउट्स अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, कुछ लोगों की हालत पहली बार पॉलिटी पढ़ते टाइम कुछ ऐसी होती है, रोना आता है, सर क्या करें। बट एट उद्भव IAS हम कोशिश करेंगे कि जब सेशन सारे खत्म हो जाए तब आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हो, इन जनाब की तरह अपना एटीट्यूड रखना है एकदम। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी अराउंड 1608 के आसपास इंडिया में आ जाती है और यहाँ से उसके ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। 73 तक आते आते इसे मोर देन 150 इयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर काफी सारे डिस्क्रिपेंसीज आने लगी थी, जैसे कि यहाँ के जो प्रोफेशनल्स थे यानी कि ऑफिशियल्स थे वो लोग प्राइवेट ट्रेड के अंदर एंगेज थे। ठीक है, और ब्राइब्स लेते थे, करप्शन करते थे, गिफ्ट के तौर पे करप्शन करते थे। अब ये सारी चीजों का अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ जाता है, कंपनी के रेवेन्यू को। ठीक है, यानी कि कंपनी को होता था लॉस। इसी लॉस को रेगुलेट करने के लिए, ये सारी चीजें ना हो, ब्रिटेन की गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंडिया में लाती है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल, अब उन्हें डेजिग्नेट किया जाता है एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, और उन्हीं के साथ अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर was also formed to assist him। इसे असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इस काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स को मैंने हाईलाइट क्यों किया है ये हम बाद में समझेंगे, तब तक के लिए बस आप याद रखें काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स थी। ठीक है, एक और क्लॉज इस एक्ट के अंदर ये है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में काम करेंगे। मतलब ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो डायरेक्शंस देंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को, और कोई भी डिसीजन ये दोनों खुद इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते। ठीक है, अ क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेशन हैज बीन एडेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये हुआ हमारा सेकंड टेक अवे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है एट कलकत्ता इन 1774।
ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड फॉर एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स, ये हमने यहीं पे कवर कर दिया है कि ये सारे डिस्क्रिपेंसीज थी, तो उसको कवर करने के लिए प्राइवेट ट्रेड अब प्रोहिबिट हो गया। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है इस एक्ट का कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, हमें आगे चल के ये पता चलेगा कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन अब इंडिया के अंदर अपने जो है इंटरफियर, इन्फ्लुएंस, जो भी हम कहते हैं वो बढ़ाने लगी है। और इसका आउटकम है देखने मिलता है कि मोर देन 200 साल का हमने जो ब्रिटिश रूल फेस किया है, वहाँ की शुरुआत अब यहाँ से हो चुकी है। हालांकि बहुत पहले हो चुकी थी, बट ये एक इम्पोर्टेंट फेज है। ठीक है। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, 1781 के अंदर इसी एक्ट का यानी कि 1773 के एक्ट का एक अमेंडमेंट लाया जाता है। ये एक्ट के अंदर जो कोई भी फ्लॉस थे वो सारे यहाँ पे करेक्ट कर दिए जाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। भाई पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों रखा? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति था जिनका नाम था मिस्टर विलियम पिट द यंगर। जी हाँ, विलियम पिट द यंगर, ये उस टाइम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनके पिताजी का नाम पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, विलियम पिट द एल्डर। जी हाँ, एल्डर यंगर चलता रहता था। ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये जाने जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है। इस एक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है हम देख लेते हैं। इस एक्ट ने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को बाइफरकेट कर दिया, यानी कि डबल गवर्नमेंट लाई। देखिए, कंपनी को ऑपरेट करते हुए इतने साल हो चुके थे, अब कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे वो भी बढ़ चुके थे। हम सब जानते हैं कि कंपनी का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना, पैसे कमाना। एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कोई काम रहता नहीं है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ इस तरह से समझाती है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें दे दो, तुम अपने पैसे कमाने का सिलसिला चालू रखो। ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कैसे ये हम समझते हैं आगे। और यहाँ पे पहली बार कंपनी की टेरिटरीज जो थी, जो कंपनी ने एक्वायर की थी, अब उन्हें पहली बार ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरह से कंट्रोल में है, किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है। यहाँ पे हमें सेंट्रलाइजेशन का एक और अहम हिस्सा देखने मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि डबल गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है। देखिए, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल में क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आपके लिए मैं लिख देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, कंपनी जब शुरू हुई थी उसका मेन मोटिव था प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन अब इतने साल हो चुके हैं तो यहाँ पे काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो कंपनी के बढ़ चुके हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अब कौन हैंडल करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडल करेगी। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन रहेगा, मेंबर्स कौन रहेंगे? दे वर प्योरली नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। इनका काम क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे इंडिया के अंदर, वो सारे देखे जाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। सिविल मैटर्स हो गए, मिलिट्री मैटर्स हो गए और रेवेन्यू फंक्शन जो थे वो सारे अब कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और जो मेन काम था कंपनी का, यानी कि कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स अब कौन देखेगा? यानी कंपनी के रियल ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, इन्हें अपॉइंट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है। तो सीओडी का काम हो गया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को देखना, और बीओसी का काम हो गया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि पॉलिटिकल फंक्शंस को देखना। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है सिलसिला चार्टर एक्ट्स का, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 20 सालों वाला सिलसिला है वो अब शुरू हो गया। ठीक है। फीचर्स क्या है? कमर्शियल प्रिविलेजेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड फॉर 20 years। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी जो कि इंडिया के अंदर अपना ट्रेड वगैरह चला रही थी काफी सालों से। तो उसकी जो मोनोपोली थी वो अब 20 सालों के लिए गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने एक्सटेंड कर दी इंडिया के अंदर। ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, एक बात का ध्यान रखिएगा, सेंट्रलाइजेशन का क्लॉज। हायर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी
will now appointed only to the prior approval of British government, यानी कि कंपनी के जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स है उन्हें भी अगर अपॉइंट करना है तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाएगा। देखिए कितना इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमने पढ़ा, याद है ना सबको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन वाला। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके जो मेंबर्स है, उनका जो स्टाफ है, उन सब की सैलरीज कहाँ से जाएगी? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट देंगी? नहीं, इंडिया के ही अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वही सारा इनके सैलरीज के लिए यूज किया जाएगा। यानी कि इंडिया का पैसा इंडिया के काम अब ज्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर दिखाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को अब 5 लाख पाउंड पर एनम ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने हैं। यानी कि कंपनी भी यही बोल रही है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हमने आके इतनी मेहनत की और अब आप 5 लाख पाउंड पर एनम यहाँ से मांग रहे हो, कहाँ पे ले जाने के लिए? ब्रिटेन ले जाने के लिए। हालांकि कंपनी को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली इंडिया में डेवलपमेंट का इनका कोई मोटिव नहीं था, प्योर अपना रेवेन्यू जनरेट करना था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्लॉज हमें याद रखना है कि कंपनी के अंदर जब भी नेटिव इंडियंस को अपॉइंट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, उस वक्त किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। देखिए ये बात एक लाइन में समझाई नहीं जा सकती, काफी सारे डिटेल डिस्कशन इसके अंदर होनी चाहिए, जो कि आगे के लेक्चर्स में हम करेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट बाय द कंपनी। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए 1793, 20 साल काउंट कीजिए, हम आ गए 1813 के अंदर। ठीक है, चलिए फीचर समझ लेते हैं। Abolition of trade monopoly of East India Company in India except trade in tea and trade with China। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती है कि भाई ये भेदभाव क्यों? थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए मेरे साथ। इतने सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, और पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर बैक इन ब्रिटेन। बाकी सारी कंपनियां जो वहां पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था अब तक, तो जो बाकी सारी कंपनीज थी वो भी इनसे कह रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि अब हमें भी इंडिया के अंदर जाने दो, हमें भी ट्रेड करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो गवर्नमेंट के ऊपर वहां पे प्रेशर बन रहा था कि क्या करे। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, तो गवर्नमेंट क्या करती है ब्रिटेन की, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली जो है अब पूरी तरह से खत्म नहीं करती, लेकिन सिर्फ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, यानी कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये दोनों पे मोनोपोली रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स जो थे दे वर लेफ्ट ओपन फॉर अदर कंपनीज ऑफ ब्रिटेन टू कम इन इंडिया, जनरेट प्रॉफिट, जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, ये बात हो गई एबॉलिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली की। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, this act of charter act of 1813 asserted the sovereignty of British crown over the company's territory in India। मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटरीज थी, अब इन सारे टेरिटरीज के ऊपर सोवरेंटी किसकी आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं, क्राउन की सोवरेंटी आ गई है अब। ठीक है, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया टू प्रीच द रिलीजन। देखिए ब्रिटिशर्स अगर चाहते तो रिलीजन को पहले ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते, लेकिन एक्सपांशन में उनको दिक्कतें होती, क्योंकि जहाँ पे रिलीजन आ जाता है, जहाँ पे फीलिंग सेंटिमेंट्स आ जाते हैं लोगों के, वहां पे फिर एक्सपांशन मुश्किल हो जाता है। तो 1608 से लेकर 1813 तक यहाँ पे किसी भी टाइप का रिलीजन के रिलेटेड कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने नहीं मिलता है, लेकिन 1813 के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया जाता है टू कम टू इंडिया एंड प्रीच द रिलीजन। ठीक है, it directed the East India Company to set aside a sum of rupees 1 lakh annually। देखिए कितना बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है, पूरे 1 लाख रुपए फॉर द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर, एनकरेजमेंट ऑफ लर्न्ड नेटिव्स ऑफ इंडिया एज वेल एज इंट्रोडक्शन प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट चीज देखने मिलती है कि एजुकेशन के रिलेटेड भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर कामकाज कर रही है। एक छोटी सी इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ब्रिटिशर्स और नेटिव इंडियंस के बीच में एक गैप था। उस गैप को फिल करने के लिए ब्रिटिशर्स को एक ऐसी स्पेशल कम्युनिटी चाहिए थी, एलिट सेक्शन चाहिए था, जो कि इनके फंक्शंस को इंडिया के अंदर इजीली इंप्लीमेंट कर पाए।
तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंट क्लॉज दिया है। ठीक है, एजुकेशन के रिलेटेड एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जहाँ पे सारे ही जो डेवलपमेंट हुए एजुकेशन के वो हम एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, हम समझते हैं फीचर्स क्या इस एक्ट के। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया and vested him with civil as well as military powers। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। पहले ही हमने 1773 में देख लिया कि गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर नाउ सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन यहाँ पे आते आते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं। पहले कौन थे? विलियम पेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इनके हाथ में पावर्स और बढ़ गई, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। और गवर्नर्स ऑफ मद्रास और बॉम्बे की हालत अब कुछ इस तरह से हो गई। ठीक है, इट डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ऑब्वियसली उनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बड़ा ही ध्यान से समझिएगा कि यहाँ तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पहले कमर्शियल बॉडी थी अब नहीं रही है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। उसमें यह कहा गया कि कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन अब पूरी तरह से टेक ओवर कर चुकी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और आगे चल के हमें 57 के रिवॉल्ट के बाद पता चलेगा कि फाइनली किस तरह से कंपनी रूल खत्म होता है और क्राउन रूल इंडिया में शुरू होता है। ये तो बात की बात। एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, क्लॉज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निगेटेड ड्यू टू अपोजिशन। सिंपल सी बात इतनी समझनी है कि क्लॉज ऐड किया गया था। ये एक्ट जब फाइनली पास नहीं हुआ था तब तक ये क्लॉज इस एक्ट में था, बट ड्यू टू अपोजिशन फाइनल एक्ट के अंदर ये क्लॉज नहीं आया। अभी के लिए इतना जानिए, आगे हम पढ़ते रहेंगे। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, हमारे आज के सेशन का लास्ट एक्ट। ठीक है, This was the last of the series of Charter Act passed by British Parliament between 1793 and 1853। ठीक है, इस एक्ट के फीचर समझ लेते हैं। It separated for the first time the legislative and executive functions of the Governor General's Council। चलिए, काउंसिल वाला टॉपिक फिर से आ चुका है, एक बार पीछे जाके रिवाइज करते हैं। ये काउंसिल क्या थी? 1773 के एक्ट के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, इन्हीं के साथ साथ इनको एक 4 मेंबर की काउंसिल दी जाती है। यही काउंसिल अब 1853 के अंदर इसका एक्सपेंशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटिव और जो गवर्नेंस के फंक्शन है अब ये काउंसिल देखेगी। चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार कि गवर्नर जनरल की काउंसिल विच वॉज फॉर्म्ड इन 1773, इसके अंदर एडिशन होता है 6 नए मेंबर्स का। इसे ऑल्सो नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखिएगा, सेंट्रल है, ठीक है, प्रोविंशियल नहीं। इसके फंक्शन कैसे थे? जस्ट लाइक मिनी पार्लियामेंट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, पार्लियामेंट है मतलब रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी, किस तरह से देश के अंदर कामकाज चलेगा वो देखेगी। आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स इतने दिलदार थे कि उन्होंने इंडिया के अंदर इंडिया के ही लोगों को सीट्स दे दी कि आप आइए और अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए? जी नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो काउंसिल थी ये प्योरली नॉमिनेटेड बॉडी थी, यानी कि इन्हें कौन अपॉइंट करता? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती। तो जरा आप खुद ही सोचिए कि इसके अंदर मेंबर्स कौन रहते? इंडिपेंडेंट थॉट रखने वाले, जो देश को अपने हिसाब से चलाने वाले लोग रहते, या फिर ब्रिटिश लॉयलिस्ट रहते? ऑब्वियसली ये ब्रिटिश लॉयलिस्ट ही रहने वाले हैं। जैसे कि इलिटरेट पीपल हो गए या कोई प्रोविंसेस के जो छोटे मोटे राजे रजवाड़े थे, उनके जो प्रिंस थे, वो सब रह जाएंगे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। ठीक है, हाँ, हम ये चीज को निगेट नहीं कर सकते कि यहाँ पे पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने मिलता है, बट ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि ये नॉमिनेटेड बॉडी थी, इसे नॉमिनेट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, हो चुका गवर्नर जनरल के काउंसिल का एक्सटेंशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, मतलब ये कि जो क्लॉज हमने पिछली बार 1833 के जो एक्ट में जो क्लॉज फाइनल एक्ट के अंदर ऐड नहीं हुआ था,
उस पर अब 53 के अंदर फाइनल एक्ट के अंदर इसको ऐड किया गया है। मतलब ये कि सिविल सर्वेंट्स के सर्विसेज के लिए इंडिया के अंदर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ली जाएगी। इसका भी डेवलपमेंट हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। ईस्ट इंडिया कंपनी को रिटेन पोजीशन अंटिल प्रोवाइडेड अदरवाइज। मतलब ये कि जब तक आपसे कहा नहीं जाता तब तक आप आराम से इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशन चलाते रखिए। ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी का रिएक्शन कुछ ऐसा ही रहने वाला था कि भाई आपने मोनोपोली तो हमारी एंड कर दी, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे वो भी अब आप लोग देख रहे हो। मतलब हमारे पास कुछ खास तो बचा नहीं है, फिर क्या फायदा हमें ये अनटिल प्रोवाइडेड अदरवाइज देने का। ठीक है, तो ये भी एक क्लॉज था, हमें डिस्कस करना चाहिए था, हमने कर लिया। मैकॉले कमिटी ऑफ 1854, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैकॉले कमिटी 1854 के अंदर जो होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज मेरिट बेस्ड एफिशिएंट एंड फेयर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन ऑफिसर्स इन द सिस्टम, ये 54 के अंदर कमेटी बनती है इसी चीज को, इसी क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, मैकॉले कमेटी याद रखनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 53 भी खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली आई होप आपको इस लेक्चर में जितने भी एक्ट्स कवर करवाए गए हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंडिंग अवर सेशन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। Those who are unaware about us, those who follow us, मतलब कि उद्भव IAS को आप फॉलो वगैरह कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम अपनी रीच मैक्सिमाइज कर पाए और आगे लोगों को हेल्प कर पाए। चैनल की जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे ये पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। डोंट वरी, इस तरह के मार्क उस वहाँ पे नहीं होगी, क्लीन आपको पीपीटी मिलने वाली है और आगे चल के भी लेक्चर्स इस तरह से कंटिन्यू होते रहेंगे। अगर कोई फीडबैक्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कोई क्वेरीज है तो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। दिस इज जतिन रावल फाइनली साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।